दोस्तों किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है ये कभी सोचा नहीं जा सकता था कि जिन पति पत्नी का तलाक 3 साल पहले हो गया था वो पति पत्नी अचानक फिर से एक दूसरे के सामने और वो भी ऐसी स्थिति में आएंगे। आप भी पूरी कहानी जब सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। और ये कहानी सत्य घटना पे आधारित है, कन्नौज की है ये कहानी। और वाकई में कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है जिसको सुनकर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो कहानी है हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो कन्नौज की है। कुछ महिलाएं जो है मेन चौराहे पे रोड पे भीख मांग रही थी और एक जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसमें एक रईस आदमी बैठा था। वो व्यक्ति उन महिलाओं को देखता है। वो व्यक्ति जो होता है वो दयालु किस्म का होता है। किसी के भी दुख दर्द को देखता है तो हमेशा मदद करने की उसकी भावना होती है। वो अपनी गाड़ी का शीशा नीचा करता है और जो महिलाएं भीख मांग रही थी गाड़ी के आसपास उनको 1-1 हज़ार रुपये वह दे देता है। उसके बाद फिर से वह शीशा ऊंचा कर लेता है और जब ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, जाम में जो वो फंसा रहता है उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। उसके बाद जब जाम छूटता है तो वो ड्राइवर को बोलता है कि अब गाड़ी आगे करो। जितने में वो देखता है कि फिर से एक महिला आके उसके शीशे पे हाथ रख के भीख मांग रही है। तो शीशा नीचे करता है तो देखता है तो लगता है कि इसे तो मैंने कहीं देखा है। फिर वो ध्यान से देखता है तो बोलता है, रूबी तुम। वो जो महिला थी वो रूबी थी और उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जिसे देखकर दंग रह जाता है। और जो उसका पति था जिसका नाम सत्येंद्र जैन था उसे भी वह रूबी देखकर दंग रह जाती है कि ये अचानक से कहाँ यहाँ पे आ गए और मैं इन्हीं की गाड़ी के सामने भीख मांग रही हूँ। वो उसे देखकर दंग रह जाता है। बोलता है कि रूबी तुम्हारी ये स्थिति कैसे होगी, तुम रोड पे भीख मांग रही हो, ये क्या है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। रूबी बताती है कि कुछ ऐसी मजबूरियाँ, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, किस्मत ने खेल खेला कि मैं आज भीख मांगने को मजबूर हो गई। तो सत्येंद्र जैन नाम का जो व्यक्ति होता है बोलता है कि तुमने तो तलाक के समय पे मेरे से 40 लाख रुपए भी लिए थे, उसका क्या हुआ। बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगी, अगर तुम मुझे अब किस्मत से मिले हो तो पूरी बात जानने का तुम्हें अधिकार है, मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है तो आसपास की जो भीख मांग रही लेडीज़ थी और भी लोग थे देखकर दंग रह जाते हैं कि ये गाड़ी वाला इस महिला को बैठा के क्यों लेके जा रहा है। तो उनको थोड़ा शक होता है कहीं इस आदमी की नीयत तो गंदी नहीं है। तो गाड़ी के पास आके कुछ लोग पूछने भी लग जाते हैं। तब जाके वो रूबी बताती है कि नहीं, ये मेरे तलाकशुदा पति है, मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ, इनकी ऐसी कोई गलत भावना नहीं है। उसके बाद वो गाड़ी को आगे करता है, ड्राइवर को बोलता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। आगे जाके होटल के पास में गाड़ी को रोकते हैं। जो सत्येंद्र जैन होता है ड्राइवर को पैसा देता है, बोलता है कुछ अच्छे कपड़े लेके आओ और चप्पल भी लेके आओ कुछ अच्छी इनके लिए। तो फिर वो ड्राइवर जाता है उनके लिए चप्पल कुछ अच्छे कपड़े लेके आता है। फिर सत्येंद्र जैन बोलता है कि तुम बाथरूम में जाके अपना कपड़ा पड़े यहाँ पे वॉशरूम में जाके अपने कपड़े चेंज कर लो और अपना मुंह हाथ धो लो। फिर जाती है अपना कपड़ा पड़ा चेंज करके आती है। सत्येंद्र जैन जब उसको देखता है तो बहुत दंग रह जाता है कि वो सोचता है मन में कि पहले की जैसी ही खूबसूरत दिखती है। उसके बाद वो उसे बैठाता है, बातचीत करते हैं तो बोलता है कि आज मुझे दिल्ली को ज़रूरी काम से जाना है, उसके बाद मैं आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा, तुम अपना एड्रेस मुझे दे दो। फिर वो उसे अपना एड्रेस देती है अपना रूम का जहाँ वो किराए से रहती है। उसके बाद वो चले जाता है। दिल्ली जाने के बाद सत्येंद्र जैन अपना जल्दी जल्दी काम निपटाता है, वापस आता है, रात हो जाती है। जब वो सोता है तो रूबी के बारे में सोचकर बेचैन रहता है कि आखिर में क्या हुआ था। उधर रूबी बेचैन रहती है। दूसरे दिन जब वो जाता है उस एड्रेस पे तो रूबी वहाँ नहीं मिलती है। उसके बाद वो उसी चौराहे पे जाता है जहाँ पे रूबी भीख मांग रही थी, उसे बैठाता है गाड़ी में। फिर उसके कमरे पे जाते हैं वो लोग, वहाँ पे उसकी भी फ़ोटो लगी हुई थी उन दोनों की, वो देखकर वह दंग रह जाता है। फिर दोनों में बातचीत होती है। फिर वो बताती है कि मेरे जो जीजा थे वह बहुत ज़्यादा लालची थे और मेरे घर वाले उसी की बात ज़्यादा मानते थे, उन्हीं के बहकावे में आकर मैं ऐसा गलत काम कर बैठी। उस समय मेरी भी एज कम थी, मैं एकमात्र 21 साल की थी, मेरे अंदर भी समझ नहीं थी, मैं उनके बहकावे में आ गई और उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया तलाक लेने के लिए। मैं तलाक ले ली और उसके बाद में वो पैसा मांगते थे मुझसे,
बहाने कर करके कि तुम्हारी दूसरी शादी करानी पड़ेगी, घर बनाना पड़ेगा, ऐसे कर करके बहाने कर करके उन्होंने इतना पैसा मुझसे ले लिया और धीरे धीरे बहाने कर करके पैसा पूरा खाली कर दिए। और फिर मैं जब इन चीज़ों का विरोध करने लगी तो लड़ाई झगड़े होने लगे और इन लड़ाई झगड़ों की वजह से ही मेरी माँ को मतलब अटैक आ गया था और माँ भी दुनिया चली गई। पिताजी बीमार रहने लगे। इधर भैया की शादी हो गई तो भाभी को मैं फूटी आँख अच्छी नहीं लगती थी। और जीजा से भी जब मैंने विरोध किया तो मेरे दीदी जीजा थे वो भी मुझसे ही लड़ाई करने लगे। उस घर में मेरा दम घुटने लगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं था और लोगों की गंदी नज़र मेरे ऊपर पड़ने लगी। जब मैं घर छोड़ के वहाँ से आ गई लड़ झगड़ कर, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और फिर उसके बाद अपना कुछ कुछ जगह पे काम करने लगी तो लोग गंदी नज़र डालते थे। उसके बाद मैं कुछ महिलाओं से मिली तो फिर मैंने सोचा कि भीख मांगने का ही काम किया जाए कि लोगों की गंदी नज़र न पड़ेगी। तो अंत में जाके मैंने भीख मांगने का, ऐसी हालत, ऐसी वेशभूषा धारण करने का निश्चय किया। मैं खुद नहीं चाहती थी लेकिन मेरे पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा था इसके अलावा, इसीलिए मैंने इस काम को चुना। और आज की तारीख में वो लोग ना तो मुझे ढूंढते हैं ना मेरे पास आते हैं। मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं क्या करूँ। और मेरे पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं और भैया भाभी ने मेरे को ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। उनको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे दीदी जीजा को मेरे से लेना देना है। एकदम अनाथ जैसी हो गई। और मैंने कितनी बड़ी गलती की, अपने ही पैरों पे मैंने कुल्हाड़ी मार ली, उनकी बातों में आ गई और अपना जीवन बर्बाद कर बैठी, जिसके लिए मैं आज भी बहुत पछताती हूँ। फिर उसने फ़ोटो के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये फ़ोटो मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि मैं अपने गलती पे पछताती हूँ, लेकिन मैं आज भी आपको उतना ही पसंद करती हूँ जितना पहले करती थी। रूबी बताती है कि मैं आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। जब आपसे मेरी शादी हुई थी तो मेरी एज भी कम ही थी, मैं मात्र 21 साल की थी। अब उस समय मुझे भी इतनी समझ नहीं थी चीज़ों को समझने की। वो उन्होंने जैसा मुझे भड़काया मैं उनके बहकावे में आ गई। आपको तलाक देके मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपना घर उजाड़ के बैठ गई। और आज मेरी अपने खुद के घर में कुछ भी इज्जत नहीं है। मेरी भाभी मुझे ताने मारती सुनाती है, उसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। अपने बसे बसाए घर को मैंने उजाड़ दिया था, तो उसका पछतावा मुझे बाद में बहुत ज़्यादा हुआ। और अपने जब सत्येंद्र उसके घर में आता है तो देखता है बेड के ऊपर उन दोनों की फ़ोटो लगी रहती है। वो पूछता है कि तुम अपनी फ़ोटो अभी भी क्यों लगा रखी हो। फिर रूबी बताती है कि मैं आज भी आपको अपने पति मानती हूँ, प्यार करती हूँ उतना ही जितना शादी के बाद किया करती थी। मेरी ही गलती थी जो मैंने आप जैसे अच्छे इंसान को खो दिया। और कितने अच्छे से आप मुझे रखते थे। आपकी जो माँ है मतलब मेरी सासू माँ, वो भी बहुत अच्छी थी। वो कैसी है वो पूछती है उस बारे में, तो सत्येंद्र बताता है कि माँ तो तुम्हें कई बार याद करती है, लेकिन वही परिस्थिति ऐसी हो गई थी। अब तो माँ भी बहुत बूढ़ी हो गई है, उनकी भी एज हो गई है, तो थोड़ा बीमार भी रहती है, सत्येंद्र जैन बताते हैं। फिर वो बोलती है कि सत्येंद्र जैन को बोलती, उस रूबी जो होती है वो बोलती है सत्येंद्र को, क्या हम नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो सत्येंद्र जैन बोलता है कि नहीं, हमारा तलाक हो गया है, अब हम उस स्थिति में वापस नहीं आ सकते हैं। वो उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हें महीने में तुम्हारा खर्चा दे दिया करूँगा, तुम भीख मांगने का काम मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी तो तुम मेरी बीवी थी, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा भीख मांगने का काम करो। फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो भी खर्चा होगा महीने का मैं दे दिया करूँगा, तुम ये सब काम मत किया करो। फिर रूबी उसकी दयालुता देखकर भावुक हो जाती है, उसके पाँव पकड़ लेती है, माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन वो बोलता है कि ये सब अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर वो बोलती है माँ से मेरी एक बार बात करा दो। फिर वो सत्येंद्र जैन है जो रूबी की सासू माँ है, जो सत्येंद्र की माँ होती है, उससे बात कराता है। उसकी माँ उससे जब बात करती है तो उन दोनों में बहुत बातचीत होती है। उसके बाद वो सत्येंद्र को बोलती है कि तुरंत मेरी बहू को घर ले आओ। और सत्येंद्र जैन जो था अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था, उसे घर ले जाता है। और घर जाके देखता है तो माँ आरती की थाली लेकर खड़ी रहती है, उसकी आरती उतारती है, उसको अंदर लेके आती है, बोलती है बहू कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद सत्येंद्र जैन बोलता है कि माँ ये वही है जिसको 40 लाख रुपए जिसने मेरे से मांगे थे और मैंने दिए थे, तो उसने मुझसे तलाक लिया था। तो फिर उसकी माँ बोलती है बेटा इससे गलती हो गई होगी, सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो उसकी माँ बहुत अच्छी होती है, वो उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद सत्येंद्र जैन के पास भी कोई चारा नहीं होता है, वे लोग फिर से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ में अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं।
और उधर उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है अपनी बहू को पाकर। ऐसे करके उन दोनों का रिश्ता वापस मजबूत हो जाता है, वापस मिल जाते हैं। और दोस्तों किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। जिस पत्नी ने उसी के पति को धोखा दिया था उसी को वो अपना भी लेता है और खुशनुमा जीवन वो व्यतीत करते हैं। तो कई बार किस्मत ऐसे भी खेल खेल जाती है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।